बिना पढ़े फिजिक्स में लाएं 70% प्लस मार्क। ये मेरा चैलेंज है आपको। पूरे यूट्यूब पर फिजिक्स में बिना पढ़े मेरे सिवा कोई भी पास नहीं करा सकता। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं, इसे कंप्लीट देखने के बाद आप फिजिक्स में बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क लेकर आओगे। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को हमने इस ट्रिक से मेथड से पास कराया है। हमारा सेकंड चैनल है रियाज सर फिजिक्स, उस पर हमने लास्ट ईयर लाखों स्टूडेंट को इस ट्रिक इस मेथड के साथ पास कराया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें, इसको फॉलो करें और आप फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क लेकर आएंगे। केमिस्ट्री में भी सभी सब्जेक्ट में हम आपको बहुत हाईएस्ट मार्क के साथ पास कराने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप टेंशन ना लें। हो जाता है कि किसी मजबूरी की वजह से भी बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें और हाईएस्ट मार्क लेकर आए। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट वीडियो को 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप बिना पढ़े भी बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, अप्लाई करना है, आप बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमें यहाँ पे आंसर निकालने हैं बिना पढ़े। आप अच्छे से इसको देख लो, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो समझ लो आप पास हो गए। बस करना क्या है, इसको अच्छे से देख लेना है आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस हमें परमाणु का जो ये स्ट्रक्चर है इसको देख लेना है, आप पास हो जाओगे। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, ये इस तरह से एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा भाग होता है बीच में, इसको बोलते हैं नाभिक, नाभिक बोलते हैं। फिर इसके चारों तरफ इस तरह से सर्कल होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, इसको बोलते हैं कक्षा। जैसे आपकी कक्षा होती है तो आपकी कक्षा कैसी होती है, चौखुटी होती है इस तरह से, लेकिन ये कक्षा चौखुटी नहीं है, ये इस तरह से गोल है। इसके चारों तरफ जो ये गोल गोल राउंड दिख रहे हैं आपको, ये है कक्षा। ठीक है, इतना आपको देख लेना है इसमें। फिर यहाँ पे परमाणु के अंदर जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को दिखाते हैं हम एन से, न्यूट्रॉन को हम एन से दिखाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन एन से आता है, प्रोटॉन पी से और इलेक्ट्रॉन ई से आता है। बस आपको 2 से 4 पॉइंट देख लेने हैं, उसके बाद आप पास हो जाएंगे। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। देखो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, और भाई न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मीन्स इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हम पूरी बुक के आंसर निकालने वाले हैं यहाँ पे बिना पढ़े, तो आपको ये दिख गया होगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे ये बीच में होता है नाभिक। ऐसे मान लो जैसे आपका पेट होता है, आपका पेट होता है ना, तो आपके पेट में बीच में होता है नाभिक, तो इसी तरह से यहाँ पे नाभिक होता है, फिर ये इस तरह से गोल होता है, इसको परमाणु कहते हैं। बात खत्म। अब हम निकालने वाले हैं सभी के आंसर, ये आपको देख लेना अच्छे से। यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। आपको पहले तो हेडिंग डाल देनी है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इस तरह से आपको हेडिंग डाल देनी है। फिर आपको कुछ याद नहीं करना है, बस इसको देख लेना है। पहला क्या, पहला पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैसा है, ये गोल है, गोल है तो आपको लिख देना है परमाणु गोल होता है, ये लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट डालना है, दूसरा पॉइंट डालना है आपको। यहाँ पे दिख रहा है कि परमाणु बहुत बड़ा है, देखो परमाणु इतना बड़ा है और नाभिक बहुत छोटा है, तो आपको लिख देना है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। ये आपको बिल्कुल सिंपल लिख देना है कि परमाणु बहुत बड़ा होता है और नाभिक बहुत छोटा होता है। फिर उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखना है। देखो नाभिक में क्या दिख रहे हैं आपको, एन और पी, तो आपको लिख देना है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, होते हैं। फिर आपको चौथा पॉइंट यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ इस तरह से घूमते रहते हैं, तो आपको लिख देना चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या आप सिंपल में लिख सकते हैं घूमते हैं, लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो आपको लिख देना है कि नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए, इसकी कमियां बतानी है। तो आपको पहली कमी लिख देनी है कि भाई
ये पूरी तरह से, आपको तो सिंपल में लिखना, बिल्कुल याद नहीं करना, कि ये पूरी तरह से परमाणु का मॉडल नहीं बता पाया, इसमें कुछ कमियां रह गई। बस बात खत्म, ये हो गया। तो आपको ऐसे कर देना है। आगे हम बात करें यहाँ पे, देखो परमाणु से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ऐसे लिख देना है कि परमाणु गोल होता है, नाभिक बहुत छोटा होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है, मींस प्लस आवेश होता है, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस तरह से ही आपको लिख देना है। यहाँ पे भी आपको ऐसे लिख देना है। आपको मैंने बोला ना, बस परमाणु का स्ट्रक्चर देख लेना, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी आपको पहले तो ये हेडिंग डाल देनी है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीटन प्रयोग डाल दी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वही पॉइंट लिख देंगे जो आपने पीछे लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात खत्म। आपको ये मिलता है, यहाँ पे भी आप इसी को लिख देंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आपको ऐसे करना है। तो आपका तीनों का आंसर एक ही लिखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। तो आपको सिंपल में लिख देना है कि परमाणु में जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे उसकी स्थायी कक्षा कहते हैं। अभी हमने देखा भी था, परमाणु था, अपनी कक्षा में वो घूम रहा था, उसी को क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा। तो सिंपल में आपको लिख देना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। इसकी शर्त याद करना चाहो तो कर सकते हो, ये होती है NH/2 और ये बराबर होता है MV/r के। बात खत्म। अब देखो क्वेश्चन से भी हम आंसर निकालेंगे, मोस्टली क्वेश्चन से ही निकालेंगे। अब यहाँ पे आता है समस्थानिक। सम का मीन्स होता है समान, स्थानिक का मीन्स होता है स्थान। इसी तरह से सम का मीन्स समान, भारिक का मीन्स होता है भार, सम का मीन्स होता है समान, न्यूट्रॉनिक का मीन्स होता है न्यूट्रॉन। यहाँ पे लिख देना है पहला हेडिंग डाल के समस्थानिक। समस्थानिक में लिख देना है कि जिनका स्थान समान होता है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख देना है संभारिक। तो आपको लिख देना है जिसका भार समान होता है उसे संभारिक कहते हैं। फिर तीसरा आपको ऐसे हेडिंग डाल के लिख देना है यहाँ पे भाई समन्यूट्रॉनिक। तो आपको लिख देना है कि जिसमें न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के आंसर निकालने हैं। फिर आता है नाभिक की द्रव्यमान क्षति। देखो नाभिक हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षति का मीन्स होता है कमी। तो नाभिक के द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी। आप बिल्कुल ही सिंपल में लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी हो जाती है उसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आप क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा और अच्छा करके लिखना चाहते हो तो आपको बता रहा हूं, मैंने बोला ना परमाणु याद कर लिया आप पास हो गए। आपको पता है नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो नाभिक का भार किसके बराबर होना चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका भार क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार से कम होता है। तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे भाई क्या, यहाँ पे लिख देना है आपको, आप चाहें तो पहला वाला सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। और थोड़ा अच्छा करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, इसे नाभिक की द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। आगे आता है देखो नाभिकीय विखंडन। नाभिक तो आप समझ गए, मैंने बोला ना कि नाभिक को आपको याद करना है और पास हो जाओगे। विखंडन का मीन्स होता है टूटना, टूटना। तो आप इसी से आंसर निकाल सकते हो कि जब नाभिक टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर थोड़ा और अच्छा करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो हमारे पास नाभिक है, जब नाभिक ये टूटेगा तो छोटे नाभिक बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, जब बड़ी चीज टूटेगी तो छोटी छोटी बनेगी कि नहीं बनेगी। आप लिख सकते हो जब बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिक बनाता है तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल समीकरण पूछा है, अगर आपसे नहीं आता तो आप लिख दें यहाँ पे नाभिक 1 करके लिख दें ऐसे। फिर नाभिक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नाभिक नंबर 2 प्लस यहाँ पे लिख दें नाभिक नंबर 3। बात खत्म। तो एग्जाम्पल याद ना हो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आता है नाभिकीय संलयन। नाभिक का मीन्स तो आपको पता है नाभिक होता है, और भी संलयन का मीन्स होता है जुड़ना। तो आप लिख सकते हो कि जब नाभिक जुड़ जाता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। थोड़ा और अच्छा करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वे नाभिक जुड़ लें
तो सीधी बात है, दो नाभिक तो कम से कम होंगे जुड़ने के लिए, और जुड़कर क्या बना देंगे, जब जुड़ जाएंगे तो एक बना देंगे। तो सीधी बात है, जब छोटे छोटे जुड़ेंगे तो बड़ा ही बनेगा। अभी पीछे देखा था, बड़ा टूट रहा था, छोटे छोटे बन रहे थे, अब छोटे छोटे जुड़ेंगे तो बड़ा बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कि जब छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई नाभिकीय संलयन। दोनों तरह से बता रहा हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे लिख देना है आपको, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नाभिक नंबर 1 प्लस नाभिक नंबर 2 इक्वल नाभिक नंबर 3। अगर एग्जाम्पल याद ना हो तो आप ऐसे लिखते हैं। अब आता है विस्थापन धारा। देखो विस्थापन धारा में आपको क्या याद करना है, आपको बड़ा सिंपल याद करना है। आपको इज तो पता है ना, इज, दिस इज पता है ना, इज पता है तो हो गया, समझ लो इज का मीन्स क्या होता है। यहाँ पे अपना इज ऐसा नहीं होगा, अपना इज होगा EIS, इज, ये होगा। यहाँ पे होगा, आपको मतलब नहीं ई क्या है, आपको मतलब नहीं आई क्या है, क्योंकि आई यहाँ पे दे रखा है। आई मीन्स धारा, धारा होती है, ई से आपको मतलब नहीं, आपको याद नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ई के मान में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे आई, अरे धारा को तो सब जानते हैं ना, अपने घर जो करंट होता है, धारा होती है, उसको सब जानते हैं, करंट को सब जानते हैं। धारा याद ना आए तो करंट तो लिख सकते हो ना, करंट लिख देना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जब ई के मान में परिवर्तन करेंगे तो धारा उत्पन्न होगी। देखो धारा तो यहाँ पे लिख रखा है, विस्थापन धारा भी लिख रखा है, बस आपको इज याद कर लेना है। तो आपको लिख देना है, जब ई के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो धारा उत्पन्न होती है, इसको विस्थापन धारा कहते हैं। तो इससे आप निकाल सकते हैं इसका आंसर कि भाई जब हम ई के मान को परिवर्तन करते हैं तो इसमें धारा उत्पन्न होती है, इसे विस्थापन धारा कहते हैं। देखो विस्थापन भी याद नहीं करना, धारा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से आंसर हम इसका निकाल सकते हैं, बस इज याद कर लेना है। ई के मान में परिवर्तन से जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहती है। आगे हम याद करें, देखो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये कोई भी देख सकता है। जैसे एक्स किरणों का उपयोग, जैसे एक्स किरणों का उपयोग एक्स रे निकालने में करते हैं, तो ये सिंपल सा है, आप इसको देख लेंगे। फिर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, आंसर इसी से निकालना है। विद्युत का मीन्स, तो विद्युत आपको मतलब नहीं पता कि क्या होता है, कुछ मतलब नहीं, बस आप तो लिख लें विद्युत का मीन्स विद्युत, और चुंबकीय का मीन्स चुंबकीय, लिख लिया दोनों को। अब देखो क्षेत्र का तो सबको पता होता है, क्षेत्र जो एरिया होता है अपना, तो क्षेत्र, तो इसके आगे भी क्षेत्र लगा दें, सॉरी आगे नहीं पीछे, इसके पीछे भी क्षेत्र लगा दें और इसके पीछे भी क्षेत्र लगा दें। तो ये क्या बन गया, ये बन गया वैद्युत क्षेत्र, मीन्स विद्युत क्षेत्र कह लो, वैद्युत क्षेत्र कह लो, बात एक ही है। विद्युत क्षेत्र ये बन गया अपना चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो इसी से आंसर कैसे निकालेंगे, हम लिख देंगे कि ये तरंगे भी यहाँ पे लिख रखा है, वह तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आंसर क्वेश्चन से निकल गया। अब लिखना है इसकी 4 विशेषताएं, आपको हेडिंग डाल देनी है विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब देखो तरंगे क्या होती है, तरंगे जैसे अपने फोन की फ्लैश है, ये बैटरी है, तो इसमें क्या निकलती है, तरंगे निकलती है। और तरंगे कैसे चलती है, वो लाइट मारोगे सीधी जाएगी ना, तो सीधी चलती है। तो हम लिख देंगे सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाल के विद्युत चुंबकीय तरंगे सीधी रेखा में चलती हैं, ये सिंपल लिख दो, सीधी चलती है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है, हमें पता है विद्युत क्षेत्र भी है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो हम लिख देंगे इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर आता है 3, पॉइंट नंबर आता है 3। अब देखो क्या होता है, आपको ये तो पता है प्रकाश होता है, किसको नहीं पता प्रकाश होता है। अब आपको पता है प्रकाश चलता भी है, क्योंकि सूरज से आप तक प्रकाश आता है तो चलकर ही तो आता है। तो ये भी पता है प्रकाश होता है, ये भी पता है चलकर आता है। तो जब चलकर आता है तो उसकी चाल तो होगी, कुछ चाल होगी ना। तो हमें यही लिखना है कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो तीसरा पॉइंट लिख देना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। चौथा पॉइंट आपको लिख देना है कि ये तरंगे कहीं भी चल सकती हैं, जैसे आप हो, आप हर जगह नहीं चल सकते ना, लेकिन ये तरंगे हर जगह चल सकती हैं। तो आप लिख दोगे कि ये तरंगे हर एक जगह चल सकती हैं। तो ऐसे निकालना है आंसर आपको, बिल्कुल सिंपल में मैं ऐसे आंसर कराऊंगा जो आप याद कर सकते हो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। 3 नंबर में पूछा जाता है हर बार। अब पूछा है यहाँ पे चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब देखो जहां पे परमाणु आ गया बिल्कुल चूकना ही नहीं है, चूकना नहीं है, वहां पे क्या लिखना है,
वही हमें तो पता है। पहले डाल दोगे चुंबक के परमाणु मॉडल, यहाँ पे डाल दिया हेडिंग, फिर लिख देंगे क्या लिखोगे आप कि भाई परमाणु गोल होता है और इसके बीच में एक नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इस तरह से हम परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या कर सकते हैं। बड़े बच्चे हो लाइन तो बढ़ा सकते हो, तो ये टेक्निक आप जरूर यूज करें, पॉइंटों को समझे, लाइन तो इंक्रीज हम कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब आता है देखो यहाँ पे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको इसीलिए याद कराया था, चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबक तो जानते हो, सब चुंबक जानते हैं, चुंबक जानते हो ना। तो चुंबक के चारों तरफ हम अगर लोहे का कोई भी पदार्थ रखते हैं तो चुंबक खींच लेता है। तो जहां तक चुंबक लोहे के पदार्थ को खींच लेता है वो होता है चुंबक का क्षेत्र। अब उसे दिखाते कैसे हैं, ऐसे सिंपल सा लाइनें बना दो, तुम्हें कुछ मतलब नहीं, तुम्हें तो ऐसे लाइनें बना दी ऐसे करके लाइनें। लो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। बस ऐसे दिखा देते हैं इसको। अब देखो क्या लिखना है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। इसका मतलब समझ लो, आप लिख दोगे अनु का मीन्स होता है समान, प्रति का मीन्स होता है उल्टा, और ये यहाँ पे होता है समान और बहुत अधिक। लोह का मतलब समान और अधिक, जैसे लोहा होता है ना तो बहुत अधिक सॉलिड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोह। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए बता रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आप कोई भी पदार्थ रखोगे, पदार्थ तो आप जानते हो, जितनी भी निर्जीव वस्तु है सब पदार्थ में बात करते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ रखोगे। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है नहीं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र देखो, तीर तीर जा रहे हैं ना इस तरह से, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ रखोगे तो इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर इसकी दिशा क्या हुई, समान हुई, मीन्स इसकी दिशा इस साइड है, इस पदार्थ में भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी साइड में हुई, तो क्या हो गई, ये समान हो गई। अगर इस पदार्थ में कोई पदार्थ रखा, इनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके उल्टी साइड में हो गई, तो ऐसा हो सकता है, सीधी बात है, समान दिशा में भी हो सकता है, उल्टी दिशा में भी हो सकता है। अब हम निकालने वाले हैं इसका आंसर। देखो अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है, समान, समान होता है ना। तो हम लिखेंगे कि भाई जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है, इसे कहते हैं हम अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रति का मीन्स होता है उल्टा। तो आप लिख देंगे जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो उस पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य, बाहर वाले लिख देना सिंपल में कि बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से उल्टी होती है, तो इसको बोलते हैं हम प्रति चुंबकीय। देखो मैंने 5-6 पॉइंट इसीलिए याद कराए हैं ताकि आप सबके आंसर निकाल सको। मैंने चुंबकीय क्षेत्र आपको याद कराया, वैद्युत क्षेत्र आपको याद कराया, परमाणु याद कराया, नाभिक याद कराया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद कराए। 5 पॉइंट तो आप याद कर सकते हो ना। अपने पास होने के लिए अगर 5-6 पॉइंट भी याद नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हो, 5-6 पॉइंट याद करने। बच्चे तो पूरी पूरी किताबें याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे अनुचुंबकीय समान और प्रतिचुंबकीय उल्टा। शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा। आ गया ना, तो आपको लिख देना भाई, इस तरह से डालना है अनुचुंबकीय हेडिंग, अनुचुंबकीय हेडिंग डाली, फिर आपने प्रतिचुंबकीय हेडिंग डाली, फिर आपने लोह चुंबकीय हेडिंग डाली। आपको तीनों में लिख देना है। क्या लिख देना है कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो उस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा और बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है, इसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप फिर से लिखेंगे कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के उल्टी होती है, तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौ चुंबकीय बहुत ज्यादा, तो आप लिख देंगे कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है और उसकी दिशा बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, तो उसे बोलते हैं लौ चुंबकीय। ये भी हो गया। लो, मैंने जो 5 पॉइंट याद कराए वो कर लो तो समझ लो काम हो गया।
अब आता है चुंबकीय रेखाएं। देखो रेखाएं तो उसने खुद ही बोल दिया, रेखाएं बनानी है चुंबक की, और हम बना भी चुके हैं। तो सीधी सीधी रेखाएं बना दो, बना दी, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, वी से दिखाना चाहो वी से लिख दो। तो यहाँ पे चुंबक क्षेत्र हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। अब हमें रेखाएं दिखी, हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पहले तो हेडिंग डाल दो, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण जो भी है यहाँ पे लिख दोगे, ये वाला हेडिंग। ठीक, फिर पहला पॉइंट डालोगे। अब आप बताओ, ये सीधी रेखा कोई भी होगी, सीधी होगी ना, तो आप लिख दोगे क्या, आप लिख दोगे भाई यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं सीधी चलती है, मीन्स सीधी चलती है, रेखा सीधी चल रही है। देखो ये रेखाएं सीधी चल रही है, सीधी चलती है, बहुत बढ़िया। दूसरा आप लिख दोगे क्या, दूसरा आप लिख दोगे भाई यहाँ पे ये रेखाएं, देखो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, सीधी चल रही है ना सब, तो लिख दोगे आप यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, काट ही नहीं रही, ऐसा थोड़ी है कि इधर जा रही है इसको काट रही है, नहीं काट रही ना। अब दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना, अब खुद सोचो यहाँ पे अगर रेखाएं ज्यादा होंगी मीन्स आस पास होंगी तो चुंबक क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रेखाएं दूर दूर होंगी तो चुंबक क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कोई भी चीज आपके पास ज्यादा होगी तो सॉलिड होगी, वो चीज कम होगी तो लूज होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, आप तो सिंपल में लिख देना, चुंबकीय रेखाएं अधिक होंगी तो चुंबक क्षेत्र ज्यादा होगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसी का बना देना है कि चुंबकीय रेखाएं कम होंगी तो चुंबक क्षेत्र कम होगा, सिंपल। लो हो गया। पॉइंट पॉइंट एक एक पॉइंट पकड़ के हम आंसर निकालेंगे बहुत शानदार तरीके से। देखो क्या होगा, ये फिजिक्स की क्लास है, एक क्लास ये है बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और इसके बाद एक जो क्लास आने वाली है, इतनी स्टैंडर्ड क्लास आने वाली है बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि ये तो उसके सामने टेलर है। तो इसीलिए आप ज्वाइन करके रखें चैनल को। मैं 8 से 10 पॉइंट पकड़ के पूरे फिजिक्स के आंसर निकलवाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, चैनल को ज्वाइन रखें। आज का तो ये टेलर है, पूरी क्लास कराऊंगा, पूरा फिजिक्स निकाल दोगे, ओनली 5 से 10 पॉइंट आप करोगे, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सबके आंसर हम 1 सेकंड में निकाल देंगे। अभी हमने परमाणु पढ़ा था, मैंने बोला परमाणु को जिसने देख लिया वो पास हो गया। हमने परमाणु पढ़ा था, तो देखो कोई भी धातु होती है, जैसे लोहा है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, सब क्या है, ये धातु है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे बहुत सारे परमाणु होते हैं और इस तरह से आपस में क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं, तो इनसे बनती है धातु। बन गई धातु, धातु किससे बनी है, परमाणुओं से धातु बनी है। अब हमने देखा था परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने देखा था भाई इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते, होते हैं। अब क्या करते हैं, जब हम इस पे प्रकाश डालते हैं, प्रकाश को तो सब जानते हो ना, प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश से ऊर्जा ले लेते हैं, प्रकाश से ऊर्जा ले लेते हैं और लेकर बाहर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं धातु की सतह से। मतलब धातु से बाहर निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आपने खाना खाया, आपके अंदर एनर्जी आई, तो फिर आप घर से निकल के भागने के लिए, दौड़ के लिए। इसी तरह से क्या होगा, प्रकाश आया, इसने इसको एनर्जी दी और एनर्जी लेके ये दौड़ के बाहर निकल के बाहर। आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग पूरा फिजिक्स पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, और कर भी लोगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, निकल के बाहर, निकल के ना, प्रकाश डाला, प्रकाश ने ऊर्जा दी, ये बाहर निकल गए। क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश डाल के धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लें। अब आपको लिखना कैसे है, देखो उसने पूछा है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख दोगे भाई धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवृत्ति चाहिए उसे देहली आवृत्ति कहते हैं, खत्म। आगे देहली तरंगदैर्घ्य, तो आप लिख दोगे धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो तरंगदैर्घ्य चाहिए उसे बोलते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। कार्यफलन, धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसे बोलते हैं हम कार्यफलन। कार्य को कौन नहीं जानता, कार्य को तो सब जानते हैं, सिंपल सी बात है। तो लो, तीनों के आंसर हो गए, बात खत्म। यहाँ भी वही अपना परमाणु और इलेक्ट्रॉन, तो बस परमाणु इलेक्ट्रॉन देख लो, काम खत्म। अब हम देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। देखो इससे आंसर निकालेंगे। प्रकाश सब जानते हो, प्रकाश क्या होता है, वैद्युत, वैद्युत, अरे वो जो करंट होता है वैद्युत धारा, ये होता है वैद्युत धारा। तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स हुआ प्रकाश का यूज करके हम वैद्युत धारा चला रहे, करंट बहा रहे, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं इसको। यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो आप सिंपल में लिख दोगे प्रकाश का यूज करके हम धारा बहाते हैं, उसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, सिंपल। अब देखो क्या करते हैं, हम धातु की प्लेट पर प्रकाश डालते हैं कि नहीं डालते, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं,
ये हमने देखा था अभी। तो आप इसके पॉइंट लिख दोगे, बस यहाँ पे डाल दोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, पहले में डाल दोगे। यहाँ पे क्या डालोगे भाई, प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धारा बहती है, बात खत्म। प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और धारा बहती है। अब दूसरा दूसरा लिख दोगे इसी का उल्टा करके, प्रकाश नहीं डालते तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, धारा नहीं बहती। फिर तीसरा डाल दोगे कि प्रकाश अधिक डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे, तो जितना ज्यादा प्रकाश डालोगे इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो धारा, तो आप लिख देंगे कि भाई प्रकाश जितना अधिक डालोगे इलेक्ट्रॉन इतने अधिक निकलेंगे, धारा इतनी अधिक बहेगी। आप ऐसे लिख दोगे। तो सिंपल सिंपल से आपको इसी तरह से लिख देनी है, ठीक है। तो ऐसे लिख दोगे। आप लिख दोगे फिर क्या, आप ये भी लिख दोगे कि प्रकाश कम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, धारा कम बहेगी। तो एक ही पॉइंट को पकड़ के हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ऐसा है ये टेक्निक, एक पॉइंट पूरे चैप्टर में देखो, पूरा चैप्टर खत्म। तो ऐसे करना है। इसके बाद जो क्लास आने वाली है ना, बड़ी स्टैंडर्ड क्लास है। ऐसे ही मैं 8-10 पॉइंट पकड़ के पूरे फिजिक्स के आंसर निकलवाने वाला हूँ और आप निकाल के दोगे। तो लो, ये चैप्टर हो गया, हमारे 2 पॉइंट्स है ओनली। अब देखो यहाँ पे पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत बताना है आपको। तो क्या करना है, देखो उसने दे रखा पी तो हमने लिख दिया पी, उसने दे रखा है एन तो हमने लिख दिया एन। कोई दिक्कत, पी के नीचे बॉक्स बना दिया और एन के नीचे बॉक्स बना दिया, दोनों को जोड़ दिया। बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो पी का मीन्स पॉजिटिव और एन का मीन्स नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। बैटरी तो सब जानते हैं, बैटरी होती है, प्लस भी होता है उसमें, माइनस भी होता है बैटरी में। प्लस को बड़े वाले से दिखा देते हैं, माइनस को छोटे वाले से दिखा देते हैं। अब क्या करा हमने, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस को प्लस से जोड़ दिया और माइनस को माइनस से जोड़ दिया। जोड़ दिया ना, जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे पी एन में हम पी को बैटरी के प्लस सिरे से और एन को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देते हैं। इसको हम अग्र अभिनत कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं। और एक टेक्नोलॉजी आप और सीखे कि 2 से 4 बातें पता है तो आप उसको बना बना के आगे कैसे लिखेंगे। जैसे हमें पता है, ये हमें पता चल गया कि भाई इस तरह से जोड़ते हैं तो इसमें फिर क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो आप बना के लिख सकते हो ना कि भाई हमने क्या लिया, हमने पी लिया एन लिया, पी एन को जोड़ दिया, उसके बाद हमने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लस वाला सिरा हमने पी से जोड़ दिया, माइनस वाला सिरा हमने इसका माइनस से जोड़ दिया। इस तरह की व्यवस्था को हम या अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत बोलते हैं। जब हम इस तरह से इसको जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है, करंट इसमें बहने लगता है। तो ये व्यवस्था जो होती है हमारी अग्र अभिनत कहलाती है। तो इस तरह से पॉइंट आप इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें उत्क्रम अभिनत की, तो इसमें क्या करना है, इसमें इसको उल्टा कर देना है। देखो माइनस से प्लस वाला जोड़ दो और माइनस वाला प्लस से जोड़ दो, इसमें उल्टा कर देना है। तो उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही लिख देना आपको कि हम क्या करते हैं, पी एन लेते हैं, पी एन को जोड़ देते हैं, पी को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, एन को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो इसमें धारा नहीं बहती, ये ध्यान रखना, इसमें धारा नहीं बहती, क्योंकि आपको सिंपल में समझा देता हूँ, याद भी रहेगा। सेम सेम इंसान होते हैं तो अच्छे से रहते हैं वो एक दूसरे के साथ। जैसे सोच अगर सेम होगी तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे ना, और अगर डिफरेंस सोच के होंगे तो एक साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो देखो प्लस प्लस के साथ रह रहा था, माइनस माइनस के साथ रह रहा था, धारा बह रही थी, अच्छे से रह रही थी। लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ आ गया, तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। तो जैसे आपने इसे लिखा है ऐसे आप इसे लिख सकते हो, और इसमें ये लिख देंगे कि भाई इसमें धारा नहीं बहती है। इसको बढ़ाने के लिए तो कितना आप लॉन्ग करके इसको लिख सकते हो, इन्हीं बातों को लॉन्ग करके आप लिख सकते हो। तो इस तरह से ये भी हो गया अपना आंसर। तो लिखने की कला भी जरूर सीखे, आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए तब भी आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बिना पढ़े अच्छे मार्क लेके आने हैं, ये सब हमारा प्रैक्टिकली है, कोई डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको अच्छे से समझें। आज की क्लास को बस मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट जो फिजिक्स की क्लास आने वाली है बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वो इतनी स्टैंडर्ड लेवल की आने वाली है कि हम 8-10 पॉइंट पकड़ेंगे
और पूरे फिजिक्स के आंसर हम उससे निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से सीखें, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम और अच्छे से आपको कराएंगे और अप्रॉक्स फिजिक्स के सभी आंसर हम वहां से निकाल देंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, बिना पढ़े भी आपको मैं हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा दूंगा। तो ये फिजिक्स की क्लास अच्छे से देखें। इसके बाद बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास आने वाली है। 8-10 पॉइंट पकड़ के पूरे फिजिक्स के आंसर हम निकाल देंगे और आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए भी इसी तरह से आएगी, बायो के लिए भी इसी तरह से आएगी, हिंदी के लिए भी इसी तरह से आएगी और इंग्लिश के लिए भी इसी तरह से आएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।